हेलो गाइस, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू इंडियाज इन आर्के स्टडी ग्रुप। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस पर्यावरण अध्ययन की भाग 4। तो चलिए फटाफट आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन यह है कि विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। पहला ऑप्शन है यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है, या दूसरा है शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, या तीसरा है यह ईबीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, या चौथा है कि यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या हो जाएगा? यह ईबीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। तो बताइए मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी, ये बताइए पहले। मिड डे मील के समय तो बात है, ठीक है। मिड डे मील की शुरुआत हुई थी 1995 में। कब हुई थी? 1995 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। ईबीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है, दूसरा है स्कूल बैग का कम वजन, और तीसरा है ईबीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, और चौथा ऑप्शन है अबोध का भार कम करने की जरूरत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो बोझ के बिना सीखना मतलब होता है स्कूल बैग का वजन कम करना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। पहला है कि छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना, दूसरा है लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, तीसरा है कम तथा उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, और चौथा है कि सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाला का पूरा क्या नाम है। बाला का पूरा रूप क्या है? तो इंग्लिश में बाला को क्या कहते हैं? बाला क्या कहते हैं? बाला बाला को कहते हैं कि बिल्डिंग। क्या कहते हैं? बिल्डिंग। बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। क्या? लर्निंग एड। ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? ब्रेल सहायता अधिगम, मस्तिष्क सहायता प्राप्त असाइनमेंट, या अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल लिपि, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ होता है? सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं, या दूसरा है विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण है, या विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, या चौथा है कि वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार है। तो वैकल्पिक ढांचा क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग करता है। क्या करता है? अलग करता है। तो चलिए इसमें हम कुछ बातें और जान लेते हैं। तो बताइए, यह वैकल्पिक ढांचे शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इसका प्रयोग सबसे पहले ड्राइवर ने किया था। किसने? ड्राइवर। और किसने किया था? और इसे इसले ने किया था। किसने? इसले ने किया था। और कब किया था यह? 1978 में। कब किया था? 1978 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 66 कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक क्या है? अंधविश्वास है, मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है। तो इसका राइट आंसर सभी लोग जान गए होंगे, रूढ़िबद्ध धारणा है। क्या है? रूढ़िबद्ध धारणा। तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, पूर्व पश्चिम, पश्चिम पूर्व, उत्तर पश्चिम, या दक्षिण पश्चिम। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, गोवा कहाँ है? गोवा देखिए, देखिए थोड़ा मानचित्र देख लें। ये है भारत, ठीक है, भारत का हिस्सा। गोवा यहाँ है, ठीक है। गोवा यहाँ है, जम्मू कश्मीर यहाँ है, और इसके बाद बिहार। बिहार कहाँ? यहाँ है। तो इसके सापेक्ष ये जो है, ये तो हो गया उत्तर और पश्चिम। उत्तर पश्चिम एक हो गया जम्मू कश्मीर। गोवा कहाँ है? दक्षिण और पश्चिम, इधर है और इधर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? तो पहला ऑप्शन है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, और दूसरा है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, या तीसरा है सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, और चौथा ऑप्शन है सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। तो बताइए सबसे धीमी होगी वाष्पीकरण कहाँ पर? प्रक्रिया कहाँ पर सबसे धीमी होगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 68 का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। सतह क्षेत्र जहाँ तापमान दोनों में कमी होती है वहाँ वाष्पीकरण प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 क्वेश्चन है कि स्थानु क्या है?
स्थानों, दूरियों, दिशाओं की सापेक्ष स्थितियों को समझने की क्षमता है किसमें? ग्राफिक कौशल में, दिशात्मक कौशल में, चित्रण कौशल में या स्थितिक कौशल में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, चित्रण कौशल में हम लोग स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने में की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 70 क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन कि किस राष्ट्रीय पटचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पटचर्या रूप क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है? किसने की है? एनसीएफ 1975 में, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनसीएफ 2000। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71वां कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र? बताइए। स्थानांतरित खेती मतलब होती है, एक नाम और इसका है, क्या है? झूम खेती। क्या है? झूम खेती। चलिए नेक्स्ट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उत्तरी पूर्वी, जो असम है इधर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 72 क्वेश्चन है कि नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या है? सत्य नहीं है, नहीं बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट है कि बांध स्वदेशी लोगों को अपने नदी के जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। दूसरा है कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। तीसरा है यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है। यह चौथा ऑप्शन है कि जल विद्युत सुविधा से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या होता है? बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित देता है। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए कौन सा सत्य नहीं है? बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित देता है, गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या सभी? तो देखिए, जलवाष्प भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है और सीएफसी है, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और कौन सी है? कार्बन भी है और जलवाष्प तो है ही, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? पहला ऑप्शन है ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है। दूसरा है ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियों और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं। तीसरा है ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। चौथा है ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली या कम होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा कि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, इसलिए वहाँ पर और ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 75वां क्वेश्चन है कि ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारक जिम्मेदार है? क्लोरीन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर है? तो इसका 75वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जिम्मेदार है ताजमहल के पीले होने का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 76वां कि गोलकोंडा किला किसने बनवाया? पल्लव राजवंश, चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश, काकतीय राजवंश? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, गोलकोंडा जो किला है वह आंध्र प्रदेश में, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? राजधानी हैदराबाद। ठीक है, तो इसे किसने बनवाया था? चलिए बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, काकतीय राजवंश ने बनवाया था। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? कुली कुतुब शाह। कौन थे? कुली कुतुब शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 75 ग्राम ml घनत्व और 3 ml आयतन किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो पहले चलो बताइए कि घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व, डेंसिटी जिसे बोलते हैं, क्या कहते हैं? द्रव्यमान बटे आयतन होता है। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसमें रख दीजिए। तो द्रव्यमान दिया है, नहीं दिया है, पूछ रहा है। तो घनत्व कितना है? 15 है। तो 15 GmL, गुणे आयतन कितना है? ये इधर चला जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो 3 ml, ये ml से कट जाएगा और 15 3 कितना हो जाएगा? 45। कितना हो जाएगा? 45 ग्राम हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 का रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है? चलो बताइए। भार है, द्रव्यमान है, गुरुत्वाकर्षण या संवेग है? तो बताइए, अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि बताना है तुम्हें। अदिश राशि कौन सी है? यह है ऑप्शन नंबर सेकंड, भार जो है अदिश राशि होती है। क्या होती है? 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। चलो ये तो सभी लोग जानते हैं, उत्तल, अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी या पारदर्शी। तो जो किरण गुजर नहीं सकती उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी। 79 का ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? तो चलिए बताइए, वस्तु का भार क्या होगा? पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार बताना है, तो क्या हो जाएगा इसका? अगर उससे चंद्रमा का द्रव्यमान वहाँ पर कुछ अलग है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विलेय की विघटन दर पर निर्भर करती है भार पर, दाब पर, तापमान पर, सतह क्षेत्र पर। एक विलेय की विघटन किस पर निर्भर करती है? तो ये 81 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, तापमान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, कि सुषमा कहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? तो बताइए, सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी? पहला है कि बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, और दूसरा है कि कक्षा में बहस आयोजित करना, या तीसरा है समूह चर्चा करना या पोस्टर लगाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 82 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करने के लिए कहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83 है कि अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोसी के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? तो नहीं बताना। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी जिनसे वे पीड़ित थे। दूसरा है कि इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। तीसरा है कि इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलेगी। और चौथा है कि इसने बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया जाए। तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसने बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देश पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? पहला है कि मानववादी दृष्टिकोण, दूसरा है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, तीसरा है अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, चौथा है अन्वेषण दृष्टिकोण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो अन्वेषण दृष्टिकोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। और दूसरा है यह सस्ता और सुलभ होता है। तीसरा है बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। चौथा है यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 85 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। क्या है? पहला, पाठचर्या से बाहर जाना। दूसरा है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। तीसरा है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंतनों को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना। चौथा है पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? पहला है परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। दूसरा है परिवार की परिभाषा गलत है। तीसरा है रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। चौथा है शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कि निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं? श्यामपट्ट का उपयोग, चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, ये सभी। तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 89 है पर्यावरण पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह विषयगत हो,
एकीकृत हो, समावेशी हो, ये सभी हो। 89 का आंसर क्या हो जाएगा? 89 का आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है ईवीएस का। तो ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। पहला है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। दूसरा है कि यह एक अवैध कार्य है। तीसरा है सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। चौथा है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले के विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 का 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर दबा के कीजिए। थैंक यू देखने के लिए।